अभी भी गाँवों में, सुदूर इलाकों में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर में उपले या फिर गोईठा या कोयला के द्वारा खाना बनाती हैं। एंड बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर नहीं होता है, किचन का साइज बहुत ही छोटा होता है, वेंटिलेशन बहुत ही इम्प्रॉपर होता है, और उसके कारण और लोग ठंड के दिनों में भी घर को गर्म रखने के लिए भी लकड़ियों को जलाने का काम या फिर कोयला जलाने ये सब इत्यादि का काम करते हैं, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। और इसके कारण अगर देखा जाए तो सीओपीडी का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, जो कि घर में काम कर रहे हैं, कोयला का उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भी उन्हें सीओपीडी होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार बच्चों की भी जो फाइंडिंग थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एस्थमा जो है उसमें कहीं ना कहीं पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। अगर घर में आपके खून के रिश्ते में किसी को एस्थमा है तो ये खतरा हमेशा बना हुआ रहता है कि आगे आने वाले जनरेशन में भी किसी को एस्थमा डेवलप हो सकता है। जितनी भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है वो बचपन में ही होती है। और बचपन में अगर कोई भी बच्चा, अगर उसे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ये सब का एक्सपोजर होता है या फिर डस्ट का एक्सपोजर होता है तो उसके कारण उनमें एस्थमा डेवलप करने की आशंका ज़्यादा रहती है। बहुत सारी स्टडीज़ हुए हैं। एक स्टडी में ऐसा पता चला है कि जहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर रहता है वहाँ पर एस्थमा होने का खतरा एवं एस्थमा का अटैक आने का खतरा, जिसे हम एक्यूट एक्सेसरेशन बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। रांची की बात करें, जो कि हम लोग बिना मास्क के हर जगह घूमते हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। आज मैं यहाँ आने के पहले जस्ट मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि रांची का AQI क्या है। रांची का AQI 107 है, यानी कि ये अगर जो भी लोग जिन्हें एस्थमा है उनके लिए खतरनाक है, जिन्हें एलर्जी है उनके लिए खतरनाक है, उन्हें इसके कारण अटैक आ सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इलाज न कराना पड़े, वो बेहतर है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पर कुछ सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे जिससे एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। दिन प्रतिदिन अगर आप देखें तो धीरे धीरे एयर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं, इसी के लिए हम सारे लोग शामिल भी हुए हैं। कई सारे लोग सिविल सोसाइटी से हैं, हमारे बीच में कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर भी हैं, सारे लोग हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताना भी मैं ज़रूरी समझूंगा कि सामान्यतः लोग ऐसा सोचते हैं कि लंग कैंसर जो होता है वो आपका मुख्य रूप से ऐसे लोगों में होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें अभी तक का जो डेटा आया है उसमें ये पता चला है कि झारखंड में, और मैं भी लंग कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखता हूँ क्योंकि वो सारे लोग डायग्नोसिस के लिए आते हैं, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनकी उम्र कम रहती हैं और जो कि लंग कैंसर से पीड़ित होती हैं और उन लोगों ने कभी आज तक स्मोक नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण है? कई सारे स्टडीज़ में पता चला है कि एयर पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट इसका कारण है। तो एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जो भी एस्थमा पीड़ित रहते हैं उन्हें जिस वक्त AQI खराब रहता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहता है, उस समय घर से बाहर निकलने की कम से कम कोशिश करनी चाहिए, घर पे समय ज़्यादा बिताना चाहिए। इसके साथ जब भी बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग करें ताकि एयर पॉल्यूशन से बच पाएँ। कपड़ों के मास्क से ज़्यादा सही जो होता है वो N95 मास्क होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का मास्क उपयोग करें वो ज़्यादा अच्छा है। एक अवधारणा ये भी है कि सामान्य तौर पर जो एस्थमा या जो लंग में जो प्रॉब्लम होता है एयर पॉल्यूशन के कारण वो PM 2.5 से होता है, यानी कि जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोर्स एयर पॉल्यूटेंट यानी कि PM 10 भी जो है वो भी इतना ही खतरनाक होता है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ तक एलर्जी की बात है वहाँ पे PM 2.5 और 10 दोनों ही खतरनाक है। इंडोर पॉल्यूशन पर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सामान्यतः इंडोर पॉल्यूशन को हम लोग पॉल्यूशन नहीं मानते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं या फिर वेहिकुलर जो एयर पॉल्यूशन होता है जो कार या मोटरसाइकिल के द्वारा होता है या कोलियरी ये सब में जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। बट एयर पॉल्यूशन जो कि घर में होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन, वो एक बहुत ही खतरनाक है और उसके बारे में भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विशेषकर जितनी भी महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर समय जो गुजरता है वो आपका घर में ही गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में घर में एयर पॉल्यूशन जो होता है उससे बचने के लिए क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कि आपका ऐसा फ्यूल जिसके लिए सरकार जो है काफ़ी प्रयास भी कर रही है, अब धीरे धीरे हर घर में वो ट्राई कर रही है कि आपका गैस सिलेंडर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जितनी भी ज़्यादा बायोमास फ्यूल पे कम होगी उतना अच्छा है। उतना वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग घर जब भी बनाते हैं या घर बनता है तो उसमें वेंटिलेशन के बारे में बात नहीं किया जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग
लोगों के पास सीमित रिसोर्सेज है, छोटे छोटे घर होते हैं जिसमें कई सारे लोग रहते हैं। किसी एक को भी अगर अभी आप कोरोना के समय में देखें, अगर कोरोना हो गया है और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, आइसोलेट करने की जगह नहीं है, टीबी की भी बात करें तो टीबी भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। जबकि हम लोग हर बार नया नया टारगेट फिक्स करते हैं, गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है, काफ़ी सारे एनजीओज उसमें टीबी कंट्रोल के लिए प्रयासरत हैं कि टीबी को ख़त्म करें, बट जहाँ भी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है वहाँ पे इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। ऐसा हम लोगों ने कोविड में भी देखा है कि पूरा का पूरा घर जो है वो कोविड से पीड़ित हो गया, अगर एक भी कोई पीड़ित है तो। विशेष करके जो बच्चे रहते हैं और जो वृद्ध रहते हैं उन लोगों में खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बीमारी उन लोगों में ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर सकती है, और एयर पॉल्यूशन के कारण हार्ट डिजीज़ ये सब का भी खतरा रहता है। मैं अपने सेंटर पे और अन्य हॉस्पिटल में भी एलर्जी टेस्ट भी करता हूँ, और 90% जो पेशेंट होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है उन्हें मुख्य रूप से या तो पॉलन से एलर्जी होती है या फिर मोल्ड या फंगस से और डस्ट माइट से। तो फंगस में मुख्य रूप से एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये सब है, और ये सारी चीज़ें जो होती है हर जगह होती है, हमारे बीच में भी है, कहीं पर भी अगर सीलन है, खासकर ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या फिर बेकरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जहाँ पर भी सीलन ज़्यादा है, जहाँ पर वो ग्रेन्स ये सब स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर हमेशा फंगस और मोल्ड ये सब का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। या ऐसे लोग जो कि माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पर डस्ट ये सब का बर्डन ज़्यादा है, तो उसके कारण एक्सेसरबेट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन ट्रिगर है। जहाँ तक स्कूल चिल्ड्रन की बात है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेफिनेटली इसमें हेल्प कर सकता है अर्ली पकड़ने में और डायग्नोस करने में। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग टूल्स हम लोगों के पास है। एस्मा क्वेश्चनायर होता है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पेशेंट्स को एस्मा डेवलप होने के कितने चांसेस हैं, प्लस उनको एस्मा संबंधी कोई सिम्टम है कि नहीं। ये अगर कोई यंग बच्चा है तो उसके पेरेंट्स का भी हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है एस्मा की कि नहीं है। लो बर्थ वेट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके कारण लंग डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता है, जिसके कारण बाद में बच्चे को एस्मा की शिकायत हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे का प्रीमैच्योर बर्थ हुआ है या लो बर्थ वेट था, अगर उसकी माँ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर एस्मा था, या फिर अगर बच्चे के माँ बाप हिस्ट्री देते हैं कि उन्हें नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा जैसे हो गया, या फिर जब भी सीजन चेंज होता है या डस्ट ये सब के एक्सपोजर के कारण उन्हें वीजिंग होता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, रिकरेंट स्नीजिंग ये सब की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पहले स्क्रीन कर लें तो बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम होने पे हम क्या कर सकते हैं और प्रिकॉशंस लेने बता सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात बची प्रेग्नेंट लेडी की, उसमें भी जिस समय शुरू में जब एएनसी चेकअप होता है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है डॉक्टर के पास, तो उन्हें भी सारी हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का एस्मा अनकंट्रोल्ड है और वो 9th मंथ में या प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जो कि खतरनाक होती हैं। तो अगर, और खासकर ऐसा देखा गया है कि जिनको अनकंट्रोल्ड एस्मा रहता है या जो रिकरेंट एक्सेसरबेट करते हैं, जिन्हें रिकरेंट एस्मा का अटैक आता है, ऐसे प्रेग्नेंट लेडी में लो बर्थ वेट, बेबी को जन्म देने की या प्रीमैच्योर या यहाँ तक कि एबॉर्शन होने के भी चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। तो ऐसे में एस्मा को कंट्रोल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉपुलेशन में। उसके लिए एक स्क्रीनिंग होना चाहिए। जब भी कोई फीमेल पेशेंट जो है अपने प्रेगनेंसी को लेके फर्स्ट विजिट करती है किसी डॉक्टर को, तो उसे प्रॉपर रूप से हर बीमारी के बारे में जैसे स्क्रीन करते हैं, तो वैसे एस्मा के बारे में भी स्क्रीन करना चाहिए। कुछ ही सिम्टम्स होते हैं, खांसी आना, सांस फूलना, वीजिंग होना, एक्सपेक्टोरेशन, ये सारे, छाती में दर्द। तो अगर हम लोग प्रॉपर अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो बहुत सारी और बीमारियों के बारे में भी अर्ली पता कर सकते हैं। एस्मा एक्सेसरबेशन के साथ आता है, तो एस्मा इज़ अ ग्रेट मिमिकर, वो कई सारी और बीमारियों को मिमिक करता है। खांसी आपको टीबी में भी आ सकता है, खांसी लंग कैंसर में भी आ सकता है, खांसी निमोनिया में भी आ सकता है, सांस भी फूल सकता है। तो इस कारण से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उस समय आप प्रेगनेंसी में एक्सरे भी अवॉइड करना चाहते हैं, बहुत सारी जांचें अवॉइड करते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ये सब। तो ऐसे में अगर पहले ही स्क्रीन कर लिया जाए शुरू में ही, तो वो बहुत ही बेहतर होगा। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जितने भी होते हैं उन लोगों में उसी वक्त अगर स्क्रीन कर लिया जाए, और शिक्षकों को और बाकी लोगों को भी अगर इसके बारे में जानकारी दी जाए कि कैसे करके स्क्रीन कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में, तो वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। निमोकोनियोसिस हो
गया, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं, एस्बेस्टोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ का पार्ट है। खासकर झारखंड में जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, स्टोन क्रशिंग का भी काम होता है। वैसे लोग जो कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और नॉर्मली ऐसे लोग काम करते हैं जो कि यंग होते हैं, तो इन लोगों में जो भी स्टोन जहाँ पे क्रश होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लंग में डिपॉजिट होते जाते हैं, और उसके कारण फिर न्यूमोकोनियोसिस होने का खतरा रहता है। ऐसे सारे लोगों को सिलिको ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि लंग ऑलरेडी फाइब्रोस हो चुका है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हुआ है, लंग डैमेज हो चुका है, उसमें अन्य जितने भी इन्फेक्टिव बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, उसका भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सामान्य पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जिन लोगों को सिलिकोसिस या फिर न्यूमोकोनियोसिस होता है, वैसे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी तरह से लॉकडाउन में मैंने भी एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि लास्ट 2 सालों में जब हमारा मेजर टाइम लॉकडाउन में ही गुजरा था, तो बहुत सारे लोग जो कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बैंगलोर में, हैदराबाद में, यहाँ तक कि बाहर में भी, यूरोप में या यूएस में, वो लोग अपने घर आ गए थे। सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं एस्थमा का एक्सेसरेशन लेके, यानी कि एस्थमा बिगड़ने की स्थिति को हम लोग, एस्थमा के अटैक को हम लोग एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ एस्थमा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना था कि उन सारे लोगों कहीं ना कहीं पे झारखंड से, धनबाद से, रांची से जुड़े हुए थे किसी न किसी कारण से। तो ये सारे लोगों का जो स्कूलिंग हुआ था, जन्म हुआ था, बचपन जो गुजरा था, वो सारा कुछ यहीं पर झारखंड में ही गुजरा था। तो वो लोग बोलते थे, टिपिकल हिस्ट्री देते थे कि हम लोगों को बचपन में अस्थमा था, हम लोगों को प्रॉब्लम होता था, एपिसोड्स में कभी कभी ब्रेथलेसनेस का अटैक आता था, वीजिंग होता था, सारा कुछ होता था, बट पढ़ाई के सिलसिले में हम लोग बैंगलोर सेटल हो गए या हैदराबाद चले गए, साउथ में चले गए, और बाद में नौकरी ये सब करने के लिए कहीं बाहर चले गए। तो हमारा अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, इनफैक्ट खत्म हो गया। मतलब हम लोग बैंगलोर में काम कर रहे हैं और हमें कभी भी अस्थमा का अटैक नहीं आया, कभी भी इनहेलर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, कभी भी डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ा लास्ट 5-6 सालों से। बट लॉकडाउन में जब से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वापस झारखंड में आए हैं, तो फिर से ये प्रॉब्लम उभर गई है। और अब हम लोग क्या करें? तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। पॉल्यूशन एक रीजन है, बट पॉल्यूशन के अलावा भी कई सारे लोग होते हैं जो दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर पॉल्यूशन रांची से कई गुना ज़्यादा है, बट उन्हें वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट रांची में होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पॉलन से सब का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो पॉलन के कारण भी एलर्जी होती है। जैसा कि सीलन के बारे में बताया कि अगर हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सीलन बहुत ज़्यादा है, आप ग्रेन्स ये सब स्टोर कर रहे हैं, मोल्ड है, फंगस है वॉल में कहीं पर भी, पाइप ये सब लीक कर रहे हैं, तो उसके कारण भी, इंडोर एयर पॉल्यूशन के कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और इसमें जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होता है, यूके ये सब में या यूरोप में, बेसिकली ये एक मेडिको लीगल इश्यू है। जितने भी लोग स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में या माइनिंग में काम करते हैं, उनका ईयरली स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है। वहाँ पर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, और अगर उनका लंग फंक्शन डिटेरिएट होता है तो उन्हें फिर अवॉइड करने बोला जाता है इस ऑक्यूपेशन से। और अगर किसी भी कंडीशन में अगर उन्हें फिर भी अगर वो काम करते रहते हैं और ऐसा कुछ डेवलप होता है, तो उसके लिए जो भी कंपनी उन्हें अपॉइंट कर रही है वो लायबल होती हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उन्हें मुआवजा भी देना पड़ता है। हमारे कंट्री में ऐसा कुछ अभी नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए जितने भी लोग माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं। और यहाँ भी क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। बहुत सारे लोग जो हैं ओपन कास्ट माइन है, जो कि जिन्हें गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, बट लोग वहाँ पर जा रहे हैं और कोयला का खनन कर रहे हैं, और वो लोग इससे एक्सपोज भी होते हैं। तो उन्हें जागरूक करना भी जरूरी है इसके बारे में। और हम लोग वहाँ पर भी, मैं स्विच ऑन फाउंडेशन से आग्रह करूंगा कि ऐसे जगह पर जाकर, वो ऑलरेडी कर भी रहे होंगे कि उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर रहे होंगे, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या रिस्ट्रिक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज में अस्थमा सीओपीडी आता है, एंड रिस्ट्रिक्टिव में जैसा कि डॉक्टर पांडे बता रहे थे कि लंग फाइब्रोसिस ये सब की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में अर्ली पता चल सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका लंग पूरी तरह से फाइब्रोस हो चुका है। वो जीविका चलाने के लिए लोग बीमारी को साइडलाइन कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है तो दो वक्त की रोटी जो जुटाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि हार्डली 28-30 ईयर के हैं, जो कि काफ़ी यंग हैं, और वो जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो चुका होता है। जब हम लोग एक्सरे देखते हैं तो उसमें क्लासिकल टेलटेल साइन होता है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ का। हिस्ट्री जब लेते हैं तो पता चलता है कि वो स्टोन क्रशर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कुछ।
तो उस समय फिर उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन एज फार एज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज इज कंसर्न, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो अगर आप पॉल्यूशन को अवॉइड करते हैं तो वही बेस्ट क्योर है। उसका कोई एक बार लंग डैमेज हो जाने के बाद, फाइब्रोसिस हो जाने के बाद फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसलिए जागरूकता फैलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।